हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो इस फ्रेगमेंटेशन को ख़त्म कर देता है, यानी जो टुकड़े होते हैं, जो स्पेसेस होती हैं, उनको ख़त्म कर देता है और उन फाइलों को आपस में एक दूसरे के करीब कर देते हैं ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रीडिंग है, एबिलिटी है उसको फाइलों को रीड करने की, वो फास्ट हो जाए। तो ऐसी सूरत में जो फ्रेगमेंटेशन को ख़त्म करता है ना, तो वो कहता है डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ज़रा हम इसको रीड करते हैं। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन विच इज़ यूज टू फ्रेगमेंट द डिस्क, defragment the disk. Data is stored on the disk in chunk. So if we are using several file and are making change to these file, to the different portion of the file are saved on the different location of the disk. क्लियर है कि यानी जब आप बहुत सारी फाइलें डिस्क पे सेव कर देते हैं और उसके बाद हम उनकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं डिस्क पे, these chunks are linked and operating system know how to read content of the file from the disk combining all the chunk. देखो हमने वो फाइल एक चुंक की शक्ल में, ठीक है, एक पोर्शन की शक्ल में हमने डिस्क पे सेव की थी और ऑपरेटिंग सिस्टम जानता था कि इनको कैसे कंबाइन किया हुआ है और इनके कंटेंट को कैसे रीड करना है। जैसे ही सिमिलरली व्हेन वी डिलीट अ फाइल, जब आप उस फाइल को डिलीट करेंगे, देन द प्लेस वेयर द फाइल वाज स्टोर्ड ऑन द डिस्क इज एम्प्टीड एंड इज अवेलेबल नाउ टू स्टोर अदर फाइल। ठीक है, जैसे आपने वो फाइल डिलीट की डिस्क में से, तो वो जगह खाली होगी किसी नई फाइल को स्टोर करने के लिए। एज अ टाइम गोज ऑन, जैसे टाइम गुजरता जाएगा, वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी एंड यूज पीस ऑन द डिस्क, तो हमारे पास डिस्क में बहुत सारे टुकड़े बच जाएंगे। ऐसे सूरत हाल में से हम कहते हैं कि दैट डिस्क इज़ फ्रेगमेंटेड नाउ, तो हमारी जो डिस्क है वो फ्रेगमेंटेड हो गई हैं। इफ़ वी रिमूव दिस फ्रेगमेंटेशन द चंक ऑफ द डाटा ऑन द डिस्क विल बी स्टोर्ड क्लोज टू ईच अदर। अब हम अगर उन फ्रेगमेंटेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो जो डाटा के चंक होंगे वो डिस्क पे एक दूसरे के करीब स्टोर हो जाएंगे, जिससे होगा ये जो रीडिंग ऑफ डाटा विल बी फास्टर। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की रीडिंग एबिलिटी है डाटा को, वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इस मकसद के लिए जो रिमूविंग फ्रेगमेंटेशन है ऑन द डिस्क, ठीक है, द डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी इज़ यूज, इसके लिए हम डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। आगे स्टूडेंट्स आ जाएँ, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इसके ऊपर एक लाइन हम छोड़ गए हैं, वो कहते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आल्सो बिलोंग टू द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी। आगे हम जाके देखें कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है। दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं कि ऑल दो सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज्ड फॉर एंड यूज़र, जो डिज़ाइन किए गए हैं एंड यूज़र के लिए। जैसा कि हमारे पास देखें, हम कंप्यूटर पे बैठते हैं, हमने अपनी असाइनमेंट्स बनानी है। असाइनमेंट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया या आपने एक्सेल ओपन किया या मैथ टाइप सॉफ्टवेयर ओपन किया, तो आपने अपनी असाइनमेंट बनाई, बना के आपने सेव किया, उसको अपलोड कर दिया LMS पे, वो सबमिट होगी। अब देखिए ये जो सॉफ्टवेयर था ना, ये हमारे एंड यूज़र के लिए था। ठीक है, या आप किसी बैंक में चले जाएं, वहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी अदारे में चले जाएं, वहाँ जो मुलाजमों की तनख्वाहों का हिसाब किताब रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, या स्टूडेंट की फ़ीसों का हिसाब किताब रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो हमने एक ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लें, एप्लीकेशन और प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र्स। ठीक है, जैसे कि आपकी अकाउंटिंग है, पे रोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, MS वर्ड है, आपका एक्सेल है, ठीक है, किसी बैंक में होने वाला सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप कहलाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रोग्राम जो सी का हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन लेट ऑफ 60 एंड अर्ली ऑफ 70। ठीक है, बेल लैब के अंदर कब तैयार की गई सी लैंग्वेज? 60 की दहाई के बाद में और 70 के अर्ली में। इन दोज डेज में जब ये सी लैंग्वेज बनाई गई ना, उन दिनों के अंदर BCPL और B लैंग्वेज ये डेवलप थी वहाँ पे। ठीक है, दोनों लैंग्वेज बेल लैब के अंदर इस्तेमाल होते हैं। द BCPL लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1967 में बाय मार्टिन रिचर्ड ने बनाई थी ये। ठीक है, एज ए लैंग्वेज फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, किस मकसद के लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम राइट करने के लिए, सॉफ्टवेयर एंड कंपाइलर। ठीक है, ये 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने ये आपकी जो BCPL लैंग्वेज थी बेल लैब के अंदर तैयार की थी ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर लिखने के लिए।
फिर क्या हुआ, 1970 में केन थॉमसन साहब आए, उन्होंने बी लैंग्वेज डेवलप कर दी BCPL के बाद। और ये जो बी लैंग्वेज थी, ये इसने अर्ली वर्जन ऑफ जो सबसे पहला यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में लिखा गया था, बेल लैब के अंदर। ठीक है, समझ आई मेरी बात। यानी बेल लैब के अंदर 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने BCPL लैंग्वेज बनाई। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल, कंपाइलर लिखने के लिए इस्तेमाल हुई। उसके बाद 1970 में केन थॉमसन साहब आए, उन्होंने बी लैंग्वेज डेवलप कर दी। और ये जो बी लैंग्वेज थी, ये बेल लैब के अंदर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए इस्तेमाल हुई। लेकिन ये जो दोनों लैंग्वेज थी ना, बोथ द लैंग्वेज वर बीइंग यूज्ड इन डेवलप्ड वर्जन वेरियस सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं कंपाइलर, ये दोनों लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल होने शुरू होगी बेल लैब के अंदर, कि जितने भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंपाइलर थे उनको डेवलप करने के लिए। बोथ BCPL एंड बी वर टाइपलेस लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है, कहता है ये दोनों BCPL और बी लैंग्वेज टाइपलेस लैंग्वेज थी। इसका ये मतलब था कि जो हर डाटा आइटम थी ना, वो एक वर्ड मेमोरी के अंदर एक वर्ड ऑक्यूपाई करती थी। एंड द बर्डन ऑफ ट्रीटिंग इज डाटा आइटम इज द होल नंबर ऑफ द रियल नंबर। और सारे के सारे जो आपके था ना, वो होल नंबर या रियल नंबर में आपके यूज़ कर रही थी डाटा को। उसके बाद आ जाए ये 1972 की बात है। फिर जब डेनिस रिची साहब आए, उन्होंने डेवलप किया एक जनरल पर्पस लैंग्वेज। डेनिस रिची ने क्या किया, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज डेवलप की, जिसको C लैंग्वेज का नाम दिया। ठीक है, और ये क्या थी, इसके अंदर डिफरेंट फीचर थे BCPL और बी लैंग्वेज के। यानी आप दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि डेनिस रिची साहब ने BCPL और बी लैंग्वेज के मुख्तलिफ फीचर्स को निकाल के एक नई लैंग्वेज तैयार कर दी थी, जिसका नाम उसने रख दिया C लैंग्वेज। C uses many important concepts of the BCPL and B while adding data typing and other features। ठीक है, यानी ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज साबित हुई। इन द स्टार्ट C बिकम वाइडली नोन एज डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्ट में सबसे ज़्यादा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़े ज़बरदस्त यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम C में लिखे जाने लगे। अच्छा, उसके बाद C लैंग्वेज इज सो पावरफुल डैट कंपाइलर ऑफ द C एंड अदर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटन इन C। इतनी ये पावरफुल लैंग्वेज साबित होगी कि C का कंपाइलर भी C में लिखा गया, और उसके बाद जितने भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो भी C के अंदर लिखे जाने लगे। C लैंग्वेज हैज़ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर टू डू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के साथ कुछ भी करने की जो पावर है वो बड़ी अनलिमिटेड पावर है। यू कैन प्रोग्राम टू टर्न ऑन और ऑफ एनी डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। आप इस पर में कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कंप्यूटर की किसी भी डिवाइस को ऑन कर दे, किसी भी डिवाइस को ऑफ कर दे। यू कैन डू अ लॉट टू हार्ड डिस्क एंड अदर पेरिफेरल। इट इज़ वेरी इजी टू राइट प्रोग्राम इन C डैट स्टॉप द रनिंग ऑफ कंप्यूटर। कहते हैं कि ये बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है, कोई भी गलत प्रोग्राम लिखना या चलते कंप्यूटर का बेड़ा बिठा दे, C के अंदर लिखना बहुत आसान है। जो C लैंग्वेज एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाइडली स्प्रेड इन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। बाद में ये हुआ कि जो C लैंग्वेज था रिसर्च इदारों के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी फैल गई, हर बंदा C पे काम करना शुरू हो गया, हर तरफ C ही यूनिक्स के लिए इस्तेमाल हो रही थी। और बाद में ये हुआ कि जो कोई भी रिसर्च अदारा या कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कोई रिसर्च करते, कोई नया फीचर मिलता, वो भी C के अंदर ऐड कर देते। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैनी यूनिवर्सिटी डेवलप देयर ओन C बाय एडिंग डिफरेंट फीचर टू C लैंग्वेज डेवलप बाय रिची। जो रिची साहब ने 1970 में डेवलप की थी ना, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट ने या रिसर्च अदारों ने नए फीचर ऐड करके उन्होंने अपनी अपनी C बना ली। दिस वेरिएशन टू नीड ऑफ द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ C। फिर हमें ज़रूरत आई कि एक C का स्टैंडर्ड वर्जन पेश किया जाए। 1983 में जो टेक्निकल कमेटी क्रिएट की गई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कमेटी एंड ऑन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, जिसे ANSI कहते हैं। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि जो एक उस दौर में C चल रही थी, मुख्तलिफ C, उनके एक स्टैंडर्ड वर्जन पेश कर दिया, जो मशीन इंडिपेंडेंट डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज थी, वो उन्होंने दे दी। और इन 1989 में स्टैंडर्ड वर्जन वाज अप्रूव्ड, जिसे आज के दौर में ANSI C कहा जाता है। ठीक है, वो ISO 2 स्टैंडर्ड ऑफ द C वर्ल्ड वाइड। कहता है 1989 में द स्टैंडर्ड वाज अप्रूव्ड ANSI
ठीक है, कोऑपरेटेड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन टू स्टैंडर्ड सी, और आजकल उसे अपना आंसी सी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है।